हेलो हाय जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। पिछले हफ्ते हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जीके क्वेश्चंस बने हैं हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, पिछले हफ्ते का करंट अफेयर। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रधानमंत्री जी ने किसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के रूप में चुना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुडुचेरी को चुना है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के रूप में चुना है पुडुचेरी को, और ये 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, इंग्लिश में नेशनल यूथ फेस्टिवल। और ये महोत्सव जो है 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आज तो 7 जनवरी, ये तो 12 जनवरी से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी तक चलेगा, 4 दिन का होगा। यदि हम बात करते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की याद वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। ठीक है, इस त्यौहार का आयोजन किया गया है इसीलिए, क्योंकि 75वें वर्ष की याद में ये किया गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इस महोत्सव के बारे में, तो जो ये महोत्सव है, इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 वर्ष की आयु के बीच वाले जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, वो 7000 युवा इसमें शामिल होने की संभावना है। यदि बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है कि इस आयोजन का युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये उद्देश्य अपनाया गया। ठीक है, यही इनका मेन उद्देश्य है। यदि हम बात करें इसका मतलब कि शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, जो NIC है, उसके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की 1995 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना, जो राष्ट्रीय एकता शिविर यानी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NIC, ये याद रखना, इसके तहत ये किया गया है शुरू जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश बना है। जो ये लक्ष्य है उज्ज्वल योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण ये लक्ष्य हासिल हुआ है हिमाचल प्रदेश को। यदि बात करते, सरकार ने धुएं से निजात पाने के लिए जो उज्ज्वल योजना शुरू की थी, जिसमें कि गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा था। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उज्ज्वल योजना के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे उज्ज्वल योजना के तहत 21 करोड़ 81 लाख रुपए के लागत से 1,36,000 मुफ्त घरेलू कनेक्शन दिए गए। ठीक है, हिमाचल में। और यदि हम बात करते हैं, हिमाचल सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 120 करोड़ की लागत से 3,23,000 जो मुफ्त गैस सिलेंडर है वो प्रदान किए गए थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी, यहाँ की 2 राजधानी है, एक शिमला तो एक धर्मशाला। जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। यदि बात करते हैं यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो राजेंद्र अरलेंकर है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर। यदि चीफ मिनिस्टर की बात की जाए यानी मुख्यमंत्री की यहाँ के, तो जयराम ठाकुर है। ठीक है, ये याद रखना इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। इसका सही उत्तर होगा हरप्रीत चंडी, जो कि इनका फुल नेम क्या है कि कैप्टन हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना है, सिख सेना अधिकारी है और फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, इसे याद रखना। और जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो शॉर्ट नेम है पोलर प्रीत के नाम से भी जानी जाती हैं। यदि हम बात करते हैं दक्षिण ध्रुव के लिए, ये एक अकेले बिना किसी के हेल्प के ट्रैक को पूरा करने वाली अश्वेत पहली महिला बनकर इतिहास इन्होंने रचा है। ठीक है, और कैप्टन जो चंडी थी, इन्होंने 40 दिन के अंत में 700 मील यानी 1127 किलोमीटर की जो यात्रा को पूरा करके वहाँ तक पहुँची थी। ठीक है, और शून्य से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच लगभग 60 मील प्रति घंटे की जो हवाएं चलती हैं, उससे जूझते हुए इतिहास रचा है। 60 मील प्रति घंटे का मतलब ये हुआ कि लगभग 96 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब कि जो हवा चल रही थी। यदि हम बात करते हैं कि 100 मान लो, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही थी। सोच लो गाइस, इसमें जूझते हुए इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, और क्या नाम है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत का पहला कागज रहित यानी पेपरलेस कौन सा उच्चतम न्यायालय बना है, हाई कोर्ट बना है।
इसका जो सही उत्तर होगा केरल का जो हाई कोर्ट है वो बना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं केरल के हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहाँ के जस्टिस बार्ड चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट के रूम में जो रूम का उद्घाटन किया था, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को किया था, नए साल वाले दिन। और यहाँ पर क्या सिस्टम है कि अगर जो वकील है, वकील की जो केस फाइल है वो भी कम उपलब्ध करवाई जाएगी, मतलब सब सिस्टम पेपरलेस है, मतलब वहाँ पेपर वाला कोई काम नहीं है, सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही सब होना है, ठीक है। ये याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 2021 में भारत के किस महीने में सबसे अधिक मासिक निर्यात $37 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, यानी हम अपना माल किसी को बेचते हैं। जैसे कि अब हमारे भारत का माल विदेशों में जाता है तो इसे निर्यात कहते हैं, ठीक है। निर्यात में हमें फ़ायदा रहता है क्योंकि हम अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो $37 बिलियन का रिकॉर्ड बना वो भी एक महीने का, वो किस महीने का है, वो है हमारे पास दिसंबर महीने में ये रिकॉर्ड बना है। यदि हम तुलना करते हैं, हम जो भी तुलना करेंगे वो करेंगे दिसंबर 2020 की और दिसंबर 2021 की। जो दिसंबर 2020 के आंकड़े के अनुसार जो भारत का जो निर्यात है, जो अभी दिसंबर 2021 है, उसमें 37% बढ़ा है। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 में 37% बढ़ा है। और ये बीती वर्ष में भारत का जो माल का निर्यात है वो $400 अरब के पार हो गया है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं पिछले 2020 में जो दिसंबर की तुलना में जो इंजीनियरिंग सामान का जो निर्यात हुआ वो 37% की वृद्धि हुई है उसमें। 2020 के दिसंबर की बात की जाए तो, या अभी जो 2021 का दिसंबर चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 37% वृद्धि हुई है। और आभूषण का जो निर्यात एक्सपोर्ट है उसमें 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और हमारे पास जो रेडीमेड कपड़े हैं ये भी 22% की वृद्धि हुई है। सूती धागे में भी 46% की वृद्धि हुई है दिसंबर 2020 के मुकाबले में जो दिसंबर 2021 है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता कि हाल ही में विक्टर सानिव का निधन हो गया, वे कौन थे। वो एक खिलाड़ी थे, ठीक है। ये एक ट्रिपल जंपर थे। इन्होंने ओलंपिक ट्रिपल जंप में 3 बार स्वर्ण पदक जीत के इन्होंने पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाया था, पूर्व विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो जो इनका निधन ऑस्ट्रेलिया में हो गया था। इन्होंने 1969 एथेंस में और 1974 रोम में आयोजित जो यूरोपीय खेल में जो स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा जी अशोक कुमार जी ने किया है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा। बस ये आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गुजरात सरकार ने की है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने किया है, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है। इस पॉलिसी का लक्ष्य ये है कि जो 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य यही है। यदि हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और यहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। और चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया है भूपेंद्र पटेल है, ठीक है। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि किस देश ने 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता की है। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी ने की है। यदि हम बात करते हैं G7 की, तो G7 में 7 सदस्य हैं, 7 देश सदस्य हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और यूके और यूएस, ठीक है। ये हमारे पास 7 हो जाएंगे। और ये जो 2022 में होने वाला G7 जो क्या नाम है G7 सम्मेलन होने वाला शिखर सम्मेलन, वो 48वां संस्करण है, ठीक है। ये याद रखना 48वां G7 कहाँ होगा, जर्मनी में होगा 2022 का। यदि बात करते हैं 47वां यानी 2021 का जो हुआ था वो हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना। हम कुछ G7 के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि शुरुआत में जो G7 था, जो G7 ग्रुप था G6 था, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 सदस्य थे। और जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। और इसे बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित जो समाधान होते हैं उस पर विचार किया जाता है, ठीक है। जो भी संभव हो सके उस समाधान पर विचार किया जाता है। और अगले साल फिर 1 साल बाद कनाडा इस समूह में शामिल हो गया, जिसकी वजह से G7 बन गया, ठीक है। ये याद रखना है। और कौन सा ये संस्करण है, 48वां संस्करण जर्मनी का
2022 का जनवरी में होगा, 48वां संस्करण है। 21 की बात की, 47वां संस्करण की बात की जाए तो 2021 में हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि 2022 में सी ड्रैगन अभ्यास में कितने देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 6 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनमें से USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और जापान, साउथ कोरिया, ये 6 देश हैं। ठीक है, और अभ्यास के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है, यानी नौसेना का अभ्यास है ये। ठीक है, और जिसमें 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट परीक्षण और अन्य गतिविधि भी इसमें शामिल है। यदि बात करते हैं, इसमें नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने से लेकर अमेरिका नौसेना की पनडुब्बी पर नज़र रखने तक की गतिविधि शामिल है। ठीक है, ये याद रखना, ये आपस में इनका अभ्यास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वानंद सोनेवाल, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इस चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर रोज़ आपको मिलते रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके का। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में 6ठी क्लास में एक निजी स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करीना कपूर है और सैफ अली खान है, इन दोनों का जो बेटा था उसका क्या नाम था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए करंट अफेयर जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पद संभाला है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विनी महाजन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के जो पद किसने संभाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा झांग मिग ने, जो कि चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सरकार ने किसको CACP अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विजय पाल शर्मा। जो CACP का जो फुल फॉर्म है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस है। ठीक है, ये याद रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अतुल कश्यप, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो इनका कार्यकाल है अतुल कश्यप जी का, वो 5 जनवरी 2022 से शुरू होगा। ठीक है, शुरू हो गया है समझ लो। और जगह किसकी लेंगे, ये निशा देसाई बिस्वा की जगह ले चुके हैं। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, ना कि एम्बेसडर की। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आता है किस राज्य को भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय मिला है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना राज्य को मिला है, जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना आना चाहिए था। जो तेलंगाना के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया है आज। ठीक है ना गाइज, भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय का हैदराबाद में किया है इसका उद्घाटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसने भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमोश्योर को मंजूरी दे दी है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ICMR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का, ICMR से मंजूरी मिल चुकी है ओमोश्योर को। ये एक ओमिक्रॉन के मतलब जांच करने वाली किट है। ठीक है, और ये कोविड किट जो है टाटा द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा KVIC, यानी ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर होगा। यदि बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, इनके द्वारा ये जो है लॉन्च की गई है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयशा मलिक, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा आयशा मलिक बनी है। यदि हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश जो वहाँ के हैं गुलजार अहमद, उनकी अध्यक्षता में पाकिस्तान की जो एक न्यायिक आयोग है JCP। ठीक है, ये याद रखना, JCP नहीं, आयशा मलिक की मतलब कि जो आयशा मलिक को बहुमत के द्वारा मंजूरी इनको मिली है, 5 मतों के द्वारा इन्हें मंजूरी मिली है। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में सिडनी में पोइटर का निधन हो गया, वे कौन थे।
इसका राइट आंसर होगा वो एक अभिनेता थे, अमेरिकी अभिनेता थे, जिन्हें जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे, और इनका 94 वर्ष में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में कौन ओपेक के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हैथम अल घिस, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये कुवैत के हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, और जो ओपेक का मुख्यालय है वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया की वियना में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड, यहाँ एंडोजर की बात हो रही है ना कि एम्बेसडर की, ब्रांड एंडोजर किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोजर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि शीतकालीन ओलंपिक में जाने वाले किस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान को शामिल किया गया। यदि हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक की, तो ये कब होगा? अभी होने वाला है, ये होगा क्या नाम है, फरवरी के महीने में होगा, बीजिंग चीन में। ठीक है, ये याद रखना, और शीतकालीन ओलंपिक होगा कहाँ होगा? बीजिंग चीन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। इसका राइट आंसर होगा अतुल कश्यप। अतुल कश्यप जी बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष। यदि बात करते हैं इससे पहले कौन थी, इससे पहले थी निशा देसाई विस्वाल की जगह इन्होंने लिया है, और इनका जो कार्यकाल है 5 जनवरी से शुरू हो गया, 5 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है। ठीक है, 2022 के जो सी ड्रैगन अभ्यास में कितने देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर को 6 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, और इस अभ्यास के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और जिसमें से 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट परीक्षण और गतिविधियों भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें से नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने से लेकर अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी पर नजर रखने तक की गतिविधियाँ इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें ये सब अभ्यास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान हमारे पास राजस्थान को मिला है। ठीक है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेसमंड हैंस को बनाया गया है। ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट की टीम के नए चयनकर्ता इन्हें बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर कोरिया, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसके द्वारा जो ममता बियोड 2021 की पुस्तक है लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा जयंत घोष के द्वारा ये लिखी गई है, ममता बियोड 2021। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिणी एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस राज्य के साथ डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर होगा असम सरकार के द्वारा। असम सरकार ने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दोनों में एक समझौता हुआ है राज्य में डेयरी विकास के लिए। ठीक है, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के जो नए महासचिव है, सचिव का जो पद है किसने संभाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास झांग मिग ने संभाला है। ठीक है, बस ये आता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 9 जनवरी यानी परसों प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, प्रकाश पर्व के मौके पर ये ऐलान किया था कि 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की जो चारों साहिबजादों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। और यदि हम बात करते हैं बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है,
और इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। और जो वीर बाल दिवस की बात करें तो ये हमारे पास गुरु गोविंद सिंह के जो चारों साहिबजादों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। यदि हम बात करते हैं 25 दिसंबर को वही दिन था जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे। उन्हें जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया था, ठीक है। और इन दो महान विभूतियों ने किसी और धर्म को ना चुनने की बजाय मौत को चुना था। इसके पीछे यही रीजन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, किस देश का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर गाइस होगा चीन, ठीक है। ये याद रखना, चीन का मुकाबले करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यदि हम बात करें क्योंकि जो चीन है, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई मूर्खता के लिए ये कदम उठाया गया है। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर रक्षा समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। यदि बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का, तो ये पहला समझौता ऐसा है रक्षा पर। यदि बात करें जापान का यूएसए के अलावा किसी भी देश के साथ जापान का पहला ऐसा रक्षा समझौता है, ठीक है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो समझौता था 1 साल की तकरीबन बातचीत चली, तब उसके बाद ये कन्फर्म हुआ, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या कि कानूनी बाधाओं को तोड़ना, ताकि एक देश के जो सैनिक को ट्रेनिंग या अन्य किसी उद्देश्य के लिए वो दूसरे देश में प्रवेश करने की जो अनुमति मिल जाए, ठीक है। इनका मेन मकसद यही है कि जापान के सैनिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सैनिक जापान में आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश, ठीक है। इसे याद रखिए, यही मामला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस हमारे पास 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। यदि हम बात करें ये विश्व स्तर पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का, कि विश्व स्तर पर ये भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। इससे पहले जो विश्व हिंदी दिवस है उसका नाम क्या था? विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 10 जनवरी 1975 से जो हमारे पास तत्कालीन उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में ये था विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने 2006 में 10 जनवरी का जो नाम बदलकर विश्व हिंदी दिवस रख दिया, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो पहला सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे पास महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में हुआ था और 1975 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है गाइस? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो भी सुरक्षा चूक हुई है उसकी जाँच करेगी। यदि हम बात करते हैं जो ये कमेटी है, ये 3 सदस्यीय समिति है, ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? कैबिनेट सचिवालय जो सचिव है, सचिवालय के जो सचिव है, सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इनमें बलबीर सिंह होंगे जो कि संयुक्त निदेशक है किसके? आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो संयुक्त निदेशक है। यदि हम बात करते हैं तीसरे सुरेश जी हैं जो कि एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो आईजी है, ठीक है, इन तीनों की अध्यक्षता में होगी, ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है भारत सरकार के साथ जो प्रवासी भारतीय समुदायों को जुड़ाव मजबूत करना है। यदि हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सबसे महान प्रवासी बन गए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया था, ठीक है। इसके पीछे का यही इतिहास है। इसी की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य में मनाया गया लोसांग महोत्सव को नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है। ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है।
ये जो हमारे पास जो महोत्सव है लोसांग महोत्सव, ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ सिक्किम राज्य की, सिक्किम में अन्य त्यौहार और भी मनाए जाते हैं, जैसे पांग लिहावसोल या सोनम लोछौर महोत्सव या सांगा दावा। ठीक है, ये 3 है, आप इसे याद रखना, हो सकता है यहाँ से ही पूछा जा सकता है। यदि बात करते हैं सिक्किम की जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? PS गोले। यदि हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो गंगा प्रसाद जी हैं, और यहाँ की जो राजधानी है, सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। ठीक है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भारत सरकार ने IVVI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा नवरंग सैनी का। ठीक है, 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया है, 5 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। यदि हम बात करते हैं IVVI, जो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? इसका फुल फॉर्म होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जो इसकी संस्थापक है भारत की संसद है। यदि बात करते हैं स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना। ताकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FASL ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा स्कोच अवार्ड, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यदि हम स्कोच अवार्ड की बात करें तो ये पुरस्कार 78वां स्कोच समिट में दिया गया है। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो राज्य शासन था। और जो दिल्ली के रोहिणी में स्थित लैब है, लैब के जो निदेशक हैं, मतलब कि जो फॉरेंसिक लैब है, इसके जो निदेशक हैं दीपा वर्मा ने लैब की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है। ठीक है, लेकिन जीता किसने? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। जैसे कि गाइस अगर भारतीय टीम मैच जीतती है तो उसको स्वीकार करने कैप्टन जाता है, वैसे ही इसमें क्या हुआ कि दिल्ली के जो रोहिणी में स्थित लैब के जो निदेशक है दीपा वर्मा ने लिया है। ठीक है गाइस, लैब की तरफ से पुरस्कार को स्वीकार किया है। अब चलते हैं, फिर हम जान लेते हैं कि जो FSL है यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक वैज्ञानिक संस्था है, विभाग है। ठीक है, जिसका मिशन क्या है कि शारीरिक, यौन और वित्तीय भावनात्मक नुकसान झेलने वाले बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाओं की जांच करना है। ठीक है, इनके बारे में जांच करना है, जो भी बच्चों के साथ जो भी खिलाफ अपराध उपराध हो रहे हैं उनके बारे में जांच करना है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा राजनाथ सिंह जी ने किया है। ये राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे भारत के रक्षा मंत्री है। इन्होंने चंडीगढ़ के जो विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। यदि हम बात करें इसमें, तो केंद्रीय मंत्री ने तीनों सेनाओं की जो रक्षा कर्मी के बच्चे हैं उनके लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, और कल्पना चावला की बात की जाए तो आपको पता होगा कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। ठीक है, कल्पना चावला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास वो होगा नोदिवेक अब्दुसतोरोव। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जो नोदिवेक है ये उज्बेकिस्तान के हैं। इन्होंने किसको हराया है? रूस के इयान नेपोयाचची को हराया है, ट्राई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है। यदि हम बात करते हैं नोदिरवेक की, तो इन्होंने $60,000 का पुरस्कार के साथ अपना खिताब भी अपने नाम किया। ठीक है, $60,000 का पुरस्कार के साथ अपने खिताब भी अपने नाम किया है, इसकी खिताब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि LLC ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम जो एम्बेसडर है किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा झूलन गोस्वामी, जो कि वुमेन क्रिकेटर है। ठीक है, यदि बात करें ये गेंदबाज है। और LLC की बात करें तो LLC का फुल फॉर्म होता है लीजेंड्स लीग क्रिकेट। ठीक है, LLC के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, इसको जो इसमें क्या है कि जो सेवानिवृत्त क्रिकेटर है यानी जो संन्यास ले चुके क्रिकेटर है उनके पेशेवर क्रिकेट लीग है ये जो LLC का उद्घाटन होगा वो 20 जनवरी 2022 को होगा। कहाँ पर? ओमान के मस्कट में होगा। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा। इसमें कुछ टीमें भी ऐसी हैं 2022 की कुछ टीमें बनेंगी, जैसे कि हमारे पास भारतीय महाराजा, एसन लायंस और वर्ल्ड जाइंट्स। ठीक है, ऐसे टीमें बनेंगी इसमें। और इसमें कौन खेलेंगे? जो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं या संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, इसमें ऐसे क्रिकेटर भाग लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास ये कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 का कब मनाया गया? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11 जनवरी को मनाया गया है।
ठीक है। इस दिन का जो उद्देश्य है मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। ठीक है। यदि हम बात करें इस दिन का इतिहास में क्या है हमारे पास 11 जनवरी का, ठीक है। तो इस दिन का जो इतिहास हमारे पास देखा जाए तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। और 2010 में राष्ट्रपति जो ओबामा थे वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी को पूरा महीना समर्पित किया था। उन्होंने पूरा महीना जो जनवरी का वो समर्पित किया था। अगर बात की जाए आज की डेट में हमारे पास 50 से अधिक स्थापित संगठन हैं जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं और पहले से ही कई ज़्यादा भी जागरूकता बढ़ाई गई है। ठीक है, इसे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में ऑस्कर और ग्रैमी विजेता गीतकार मार्लिन बर्गमैन का निधन हो गया, वो किस देश के रहने वाले थे? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा अमेरिका के। वर्लिन जो बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने पति, जो उनके पति थे एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया। ठीक है, ये सब गीत लिखने में। और जो हमारे पास ये जो जोड़ी है 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है, लेकिन 3 बार ये विजेता रहे हैं। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का। ठीक है, ये याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि 2022 में मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा राफेल नडाल ने जीता है। यानी हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की करंट अफेयर के साथ। ओके बाय।